हेलो, यूट्यूब चैनल अर्ज फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। और हम सीपीओ 2020 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी इनमें काफी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि एसएससी का यही है कि वो हर बार क्वेश्चन रिपीट करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो क्वेश्चन रिपीट करता है एसएससी। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं। 23 नवंबर की जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट, वो तो हमारी कंप्लीट हो गई है। आज उसकी सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। एक एक करते हुए हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। डीआई और सिंप्लीफिकेशन, इनके क्वेश्चन हम क्या स्किप करेंगे, क्योंकि ये आसान होते हैं और आप कर सकते हो। उनमें समझाने जैसा कुछ नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी कक्षा के विद्यार्थी 2209 रुपए की एक मिनट दोस्तों, किसी कक्षा के विद्यार्थी 2209 रुपए की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान करता है जितने कक्षा में टोटल विद्यार्थी है। तो मान लो दोस्तों टोटल विद्यार्थी कितने हुए, एक्स। अब प्रत्येक विद्यार्थी एक्स रुपए डोनेट कर रहा है, तो एक्स विद्यार्थी कितने करेंगे, एक्स इंटू एक्स। ये दोस्तों टोटल हो गया कि टोटल इतने रुपए दान किए जाएंगे, क्योंकि टोटल हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि 2209 रुपए दान हुए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई दोस्तों, 2209। यहां से एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 47। हमसे पूछा क्या कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या एक्स ही मानी थी, इसलिए हमारे विद्यार्थियों की संख्या होगी दोस्तों 47। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका, अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहो, यहां तक अगर आपको स्क्वायर याद नहीं हो, तो क्या तरीका है ये करने का। दोस्तों देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 कब होगा, ऑप्शन से देखते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 9। इसका 1 स्क्वायर करेंगे तो इसका 9 और इसका 1। हमको 9 वाले ऑप्शन चाहिए, मतलब बी और डी तो नहीं हो सकते। अब दोस्तों ये क्या है, 2209 मतलब, और 50 का दोस्तों याद होना चाहिए आपको कि 2500 होता है। तो ये 2500 से कम है, और 2500 से कम मतलब 50 से कम ऑप्शन हमारा होना चाहिए। 50 से कम ऑप्शन क्या है, 47। यही हमारा आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः से 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, तो वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों कोई भी समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में कोई भी दो साइड क्या होती है दोस्तों, पैरेलल होती है। इनकी इन्होंने लेंथ दे रखी है, एक 13 है और एक 27 है। उनके बीच की हाइट दे रखी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, और हमसे एरिया पूछा है। दोस्तों समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू जो भी पैरेलल साइड है उनका सम इंटू हाइट। 1/2 पैरेलल साइड का सम, एक तो 13 है, दूसरी 27 इंटू 7। ये हो गया दोस्तों 40 इंटू 7/2, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ऑप्शन में 140 आपके पास रहेगा और आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, जबकि ये क्या है दोस्तों, गलत है। क्योंकि हमसे किस में, वर्ग मीटर में पूछा है। वर्ग मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए क्या दोस्तों, 10⁴ का भाग देना पड़ेगा। ये दोस्तों हमारे पास हो गया 0.014 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में हमसे आंसर पूछा है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए सी का 1/6 है और बी ए का दुगुना है, और ए बी और सी का औसत 30 है, तो ए और सी के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। ए बी और सी,
ए क्या है, सी का 1/6 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर सी की वैल्यू 6 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1। 6 का 1/6 क्या होता है दोस्तों, 1। तो अगर सी की वैल्यू 6 है तो ए की वैल्यू हुई दोस्तों हमारे पास 1। और बी ए का दुगुना है। अगर ए 1 है तो बी कितना हो जाएगा, इसका दुगुना 2। तो ये दोस्तों तीनों की अलग अलग रेशियो में इनकी वैल्यू आ गई। अब यदि ए बी और सी का औसत 30 है, तीनों का औसत 30 है, तीनों का सम कितना होगा दोस्तों, 90। तो यहाँ पर तीनों का सम अगर हम देखें 2 1 3 और 6 9, इसका मतलब 90 किसकी वैल्यू है दोस्तों, 9 की। तो हमसे पूछा क्या, ए और सी के बीच का अंतर। ए और सी के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 5। मतलब 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है दोस्तों। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 50। यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका मैसेप है, एचसीएफ उनका क्या 8 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। कोई भी दोस्तों दो संख्या है, उनका अनुपात 7:13 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी दो संख्याओं का रेशियो A/B हो और उनका एचसीएफ H हो और ये दोनों आपस में क्या हो, को प्राइम हो, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो, कोई भी गुणनखंड नहीं हो इनका आपस में, तो इनका जो संख्या होंगी वो होगी HA और HB। और जो इनका एलसीएम होगा दोस्तों वो होगा HAB। तो ये दो A और B हो गए दो संख्या, क्योंकि ये दोनों क्या 7 और 13 को प्राइम है। और एचसीएफ इनका दे रखा है दोस्तों 8। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, HAB। H की वैल्यू 8, A की वैल्यू 7 और B की वैल्यू 13। ये होगी दोस्तों 56 × 13। इसको तोड़ेंगे 650 + 78, ये होगा दोस्तों 728। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पहिए का व्यास 43 सेंटीमीटर है और एक तो पहिया 12 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जब भी किसी पहिए का एक चक्कर पूरा होता है तो टोटल डिस्टेंस इसकी परिधि के बराबर कवर करता है। इसका मतलब वो 2πr डिस्टेंस एक चक्कर में पूरी करता है। हमसे पूछा क्या गया 12 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये हो जाएगी दोस्तों 12 × 2 22/7 r। दोस्तों अगर व्यास इसका 42 है, डायमीटर इसका 42 है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 21। ये हो गया दोस्तों 44 × 36, ये होगा 1440 प्लस 144 1584 सेंटीमीटर। ये तो क्या है दोस्तों इसकी सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया मीटर में। मीटर में इसको निकालने के लिए इसको 100 से भाग दे देंगे दोस्तों, 15.84 मीटर। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों एक चीज आप इसमें और सीख सकते हो कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे ये वाली संख्या आ गई तो इसको जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करना है वो चीज ध्यान रखो। पहले इसको 36 को 4 से गुणा करो। ये तो अपन माइंड में कर सकते हैं, 72 गुना 144 हो जाएगा। तो अगर ये वाला 4 ले रहे हैं इसका मतलब पीछे क्या है, 0 भी है। ये तो हो गया 1440 और फिर वापस 36 को 4 से करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 144। इन दोनों को ऐड कर लो 1584 आ जाएगा। और ये दोस्तों आसान होता है और ये हमको लिख के भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि माइक्रो सेकंड्स का काम होता है। तो अगर आपको ये वाली प्रैक्टिस होगी इस चीज की तो आप क्वेश्चन को जल्दी कम समय में कर पाओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी क्रमशः 92,500 और 1,12,500 की राशि निवेशित करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपए है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले भी करवा चुका हूं। 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आपको मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी दो व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही रेशियो उनके प्रॉफिट में होगा। वही रेशियो क्या दोस्तों उनके प्रॉफिट में होगा। और ये कंडीशन कब होगी, जब टाइम सेम होगा। और अगर टाइम सेम नहीं हो, ए और बी का रेशियो टाइम अलग अलग हो, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा दोस्तों AT1, मतलब उन दोनों का गुणा टाइम और इन्वेस्टमेंट का BT2। ये उनका दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो होगा। जबकि हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है
कि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों टाइम सेम है। ये अंडरस्टूड चीज होती है जो कि आपको लेके चलनी होती है। ए और बी, ए का इन्वेस्टमेंट था दोस्तों 92,500 और बी का 1,12,500। दोस्तों ये क्या उनका इन्वेस्टमेंट है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का, 25 से कटेगा दोस्तों ये 37 टाइम्स ये, और ये दोस्तों कटेगा 45। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बी का हिस्सा, बी का जो लाभ का हिस्सा है वो 9,000 है। तो ये दोस्तों किसका, प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। और बी का हिस्सा इन्होंने क्या 9,000 रुपए दिया है, 9,000, जबकि यहाँ रेशियो में अपने पास बी का हिस्सा क्या है 45। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा दोस्तों 37 प्लस 45, ये हो गया दोस्तों हमारे पास 82। 82 की हमको वैल्यू निकालनी है, ये 2 बार, तो 164,000। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी धनराशि पर 17% की ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 433.50 है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो राशि ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका कि आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। 2 साल की बात का हो रहा है, 2 साल के डिफरेंस का दोस्तों फॉर्मूला होता है एसआई और सीआई का P इंटू R/100 का स्क्वायर। डिफरेंस दोस्तों हमारे पास क्या है 433.5 इजिकल टू P की वैल्यू हमको निकालनी है, राशि की वैल्यू R17/100 ये हो गया दोस्तों 433.5 गुणा 100 बट्टा 17 का स्क्वायर दोस्तों 289। एक पॉइंट से 1 0 कट जाएगा और इसमें आप डिवाइड देके देखोगे तो ये गया दोस्तों एक बार, और फिर बचेगा हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 144 और 144.5, ये दोस्तों कटेगा 5 बार, तो हमारे पास दोस्तों राशि आ गई 15,000 रुपए। एक तरीका दोस्तों ये है कि आप फॉर्मूला याद रखो, और दूसरा जो कि इसमें तो दोस्तों कैलकुलेशन भी इजी थी, सब कुछ सही था, तो हमारा फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा। अगर कैलकुलेशन थोड़ी टफ बना दी जाए तो आपको ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा कि कंपाउंड रेट कैसे निकालते हैं वो। 2 साल की दोस्तों साधारण ब्याज है, तो 1 साल की अगर रेट कुछ 17% है, 2 में उसको 34% ब्याज मिलेगा। ये तो होगी इसकी सिंपल इंटरेस्ट की रेट। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहले तो इसका डबल करो, 17 का डबल क्या हुआ दोस्तों 34 पॉइंट, फिर इस पॉइंट लगा के इसका स्क्वायर करो, ये होगा दोस्तों 289। हमको क्या पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं, तो इसको इधर ऐड कर लेंगे दोस्तों, ये होगा 36.89। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2.89। ये किसके इक्वल दे रखा है दोस्तों 433.5 के। ये तो क्या दोस्तों डिफरेंस है, और हमने कैलकुलेट किस पे किया परसेंटेज पे, मतलब हमने राशि को क्या माना दोस्तों 100, प्रिंसिपल अमाउंट क्या माना 100, तो 2.89 की वैल्यू है दोस्तों 433.5, तो यहाँ से 100 की वैल्यू जो राशि की वैल्यू हमसे पूछी गई है वो हो जाएगी दोस्तों 433.5 बटा 2.90 इंटू 100। वही कैलकुलेशन है, बाद में आप कर लोगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों 15,000 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीए और पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि वृत्त पर बिंदु A और B इस प्रकार स्थित है कि एंगल APB की वैल्यू 100 डिग्री है, तो एंगल OAB की वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूं, फिर से सेम वैसा क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे, कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उस पर बाह्य बिंदु P से, उसके किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA और PB, और एंगल APB इसकी वैल्यू दोस्तों दे रखी है 100 डिग्री, और एंगल OAB की वैल्यू हमसे पूछिए, एंगल OAB
बी, ये थीटा है मान लो, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान होना जरूरी है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो क्वेश्चन कराया तब, कि कोई भी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उन दोनों की क्या लेंथ सेम होती है। और दूसरी कि स्पर्श रेखा हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये वाला एंगल दोस्तों हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। अब दोस्तों ध्यान देना, एंगल ट्रायंगल APB, इसमें ये दोनों साइड क्या इक्वल है, इसका मतलब ये दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या इक्वल होंगे। अगर ये 100 है तो ये दोनों 40-40 होंगे, तभी तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होगा दोस्तों, 180। अगर ये 40 है और ये टोटल 90 है तो उसमें 40 ही हो गया दोस्तों, ये कितना बचा हमारे पास, 50 डिग्री। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिनों में, ए और सी उसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम दोस्तों पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसमें फिर से करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ए और बी ये दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं दोस्तों 36 दिनों में। उसी प्रकार बी और सी ये करेंगे दोस्तों 60 दिनों में, और ए और सी ये करते हैं दोस्तों 45 दिनों में। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लो और उसको टोटल वर्क मान लो। तो इन तीनों का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, 180। ये हो गया मान लो हमारे टोटल वर्क है, टोटल काम इतना है। टोटल काम 180 है और ए और बी मिलकर उसे 36 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे दोनों मिलके, 5 काम, तभी वो काम 36 दिनों में पूरा होगा। उसी प्रकार बी और सी ये 60 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं और टोटल काम 180 है, इसका मतलब दोनों मिलके 3 काम कर रहे होंगे। और ए और सी 45 दिनों में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो काम कितना करेंगे दोस्तों, 4। ये इन तीनों की क्या अलग अलग एफिशिएंसी होगी। ए और बी मिलके 5 काम कर सकते हैं दिन में, बी और सी मिलके 3 काम कर सकते हैं, और ए और सी मिलके 4 काम कर सकते हैं। ये दोस्तों कितना हो गया, 12। इसमें क्या दो बार भी ए आ गया, 2 बार भी बी आ गया, और 2 बार ही सी आ गया, तो तीनों मिलके 12 काम करते हैं। जबकि वो कब 2-2 बार काम कर रहे हैं, तो एक एक बार काम करेंगे तो तीनों मिलके 6 काम कर सकते हैं एक दिन में। पूछा किसका है, ए का, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो 3 काम तो बी और सी ने किया, इसका मतलब ए ने एक दिन में कितना काम किया, 3। और हमसे पूछा क्या है कि 180 काम करना है टोटल काम, जो ए कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर वो दिन में 3 काम करता है तो पूरा काम करने में उसको 60 दिन लग जाएंगे दोस्तों। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x² प्लस 8y² माइनस 12y माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0 हो, 7x माइनस 8y का मान क्या होगा। ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। x² प्लस 8y² माइनस 12y माइनस 4xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था कि अगर इस टाइम की टर्म बने तो हमको क्या करना है, उनको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये तो x² हो गया और x किस में आ रहा है, 4xy में, तो x² माइनस 4xy, और स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर देख रहे हैं हम, क्या होगा x² प्लस 2xy प्लस y²। तो यहाँ 2 तो xy के मल्टीपल में आता है। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, एक 2 को यहाँ अलग कर ले, माइनस 2 अलग हो गया, और क्या बचा हमारे पास, x और 2y। तो x के साथ तो सिर्फ x है, जबकि y की जगह क्या आ गया हमारे पास, यहाँ 2y। तो 2y y की जगह आया तो y² क्या हो जाएगा, 4y²। इसके साथ में और ऐड करना पड़ेगा 4y²। दोस्तों 4y² इस 8y² में से 4y² तो यहाँ यूज हो गया, पीछे कितना बचा, 4y² माइनस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में ध्यान देना दोस्तों, ये क्या चीज बन रही है, 2y का स्क्वायर माइनस 2 तो एक मल्टीपल में होता है, फिर y की जगह 2y
तो ये तो हो गया 4y, जबकि यहाँ पर कितने 12y बनाने हैं, इसका मतलब एक 3 और होगा और इसका स्क्वायर 9, तो यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी। ध्यान देना दोस्तों, ये क्या है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला के बेस से, और ये प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये दोनों 0 है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर जोड़े तो 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये 0 कब बनेगा, जब ये दोनों ही 0 हो। मतलब x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0। तो x बराबर 2y यहां से हो गया। उसी प्रकार 2y माइनस 3 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो y की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3/2। y की वैल्यू 3/2 है, वो यहां पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 7x माइनस 8y, तो 7 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 3/2, y की वैल्यू क्या है 3/2। ये तो होगा दोस्तों 21 माइनस 12, 9। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग के विकर्ण में होने वाली प्रतिशत कमी ज्ञात करें। ध्यान देना दोस्तों कि जो भी वर्ग है इसकी साइड, चारों साइड इक्वल होती है, उनका विकर्ण क्या होता है दोस्तों, √2a, और इसका एरिया क्या होता है, a स्क्वायर। अगर एरिया कम हो रहा है तो उसकी साइड भी कम होगी, और साइड कम हो रही है तो उसका डायगोनल भी कम होगा। और साइड किस रेशियो में कम होगी, अगर ये a स्क्वायर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ये रूट में कम होगी, इसकी हाफ पावर में ये कम होगी। तो डायगोनल भी क्या, हाफ पावर में उसका डिक्रीज होगा दोस्तों। तो यहां पर ध्यान देना कि एरिया है वो क्या है, 19% कम हो रहा है। मतलब अगर पहले 100 था और बाद में 81 हुआ है तो उसका डायगोनल किस रेशियो में कम होगा दोस्तों, इसके रूट में। डायगोनल क्या है, ए से वेरी करता है, जबकि एरिया a स्क्वायर से, तो रूट हो जाएगा दोस्तों इसका 10, 9। कितना कम हुआ है, एक पहले कितना था, 10 गुणा 100, ये होगा दोस्तों 10%। यही हमारा आंसर है, 10% से उसके विकर्ण में प्रतिशत कमी होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा वीडियो, मेरी क्लास ये पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके इन क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, इनके अलावा भी आपके पास कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल SSC CGL CPO इस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी या डाउट रख सकते हैं। तो मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी टाइम आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।